नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, एसोसिएट कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी एंड हेमेटो ऑन्कोलॉजी, फोर्टिस हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा। आज मैं आपसे बात करूंगा पुरुषों में होने वाले कॉमन, सामान्य तौर पे ज़्यादातर पुरुषों में होने वाले कैंसरों के बारे में। कैंसर का खतरा दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है। भारत के संदर्भ में बात करें तो यहाँ भी ऐसे ही आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। मेडिकल एक्सपर्ट सभी उम्र के लोगों को कैंसर से बचने के लिए लगातार सलाह देते रहते हैं। दैनिक जीवन की कई आदतें जैसे धूम्रपान, अनहेल्दी डाइट और कई अन्य कारण कैंसर के खतरे को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। सेहत इंडिया में आइए विस्तार से समझते हैं पुरुषों में होने वाले कुछ कैंसर्स के बारे में और जानते हैं उन तरीकों के बारे में जिससे इनसे बचा जा सकता है। मुंह का कैंसर, लंग का कैंसर, आंतों का कैंसर, कोलोन कैंसर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और पुरुषों में खासतौर पे एक और जो ग्रंथि होती है प्रोस्टेट, उसका प्रोस्टेट कैंसर। ये चार प्राय कैंसर हैं जो आदमियों के लिए हम बोलें ज़्यादा कॉमन है। शुरुआत करेंगे हम मुंह के कैंसर से। मुंह का कैंसर कोई भी मुंह में छाला है जो कि बहुत समय से है, जिसमें से कभी कभी खून रिसता हो, कोई दांत का डेंचर लगा हो, उसके बाद छाला हुआ हो जो अब तक ठीक ना हुआ हो, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते की अवधि से ज़्यादा समय तक रहा हो, कभी कभी मुंह से खून बहता हो, या कोई दांत अपने आप ढीला हो और अपने आप गिर जाए, ऐसी कभी कोई शिकायत हो तो इनको इग्नोर नहीं करना है। किसी भी डेंटिस्ट या ऑन्कोलॉजिस्ट से एक बार कंसल्ट जरूर करना है। मुंह के कैंसर या गले के कैंसर की बात जो थी, इसके लिए यही बातें ध्यान रखने लायक है। दूसरा है फेफड़ों का कैंसर। फेफड़ों का कैंसर आज की डेट में बढ़ता जा रहा है क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। उसमें दूसरे नंबर पे है हमारा स्मोकिंग। अगर हम स्मोक खुद कर रहे हैं या हमारा साथ वाला कर रहा है, उसको सेकंड हैंड स्मोक बोलते हैं। इन दोनों वजहों से आपको अल्टीमेटली कैंसर का जो कारक होते हैं उनका एक्सपोजर बढ़ता है, चाहे आप खुद सिगरेट पिए या आपके बगल वाला सिगरेट पिए या परिवार वाला सिगरेट पिए। महिलाओं में खासतौर पे ऐसा ही होता है कि पुरुष सिगरेट पीते हैं, या बच्चों में ऐसा होता है कि पुरुष सिगरेट पीते हैं घर में और बच्चों को वो सेकंड हैंड स्मोक सूंघना पड़ता है। लंग कैंसर के सर अलग से कोई सिम्टम्स नहीं है। खासतौर में पेशेंट बोलेगा कि हमें खांसी आती है। अगर लंबे समय से खांसी आ रही है, मुंह में खकार में बलगम आ रहा है जिसमें खून है, तो ये 2 चीज़ें हो सकती हैं। लगातार वजन कम हो रहा है, तो ये 2-3 चीज़ें हो सकती हैं जिसके बारे में हम सोच सकते हैं कि हाँ, फेफड़े का कैंसर हो सकता है। तीसरा, आंतों का कैंसर। आजकल का खान पान जो हम डाइट फूड और ये पॉस्चराइज फूड खाते हैं, पिज्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें खाते हैं, इनमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है, इनके जो रिप्रोसेसिंग फैट बनते हैं, ये आंतों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, जिस वजह से वहाँ कभी कभी छाले बनते हैं और बाद में वो कैंसर में तब्दील हो जाता है। इसमें क्या ध्यान रखना है आंतों के कैंसर के लिए? अगर खून के लेट्रिन के रास्ते खून बह रहा हो। दूसरा, अगर जो आपकी नॉर्मल शैली थी, अब तक रूटीन था फ्रेश होने का, जैसे आप दिन में 1 या 2 बार जाते थे, अचानक से वो बढ़ के 5 या 6 बार हो गई है, आपको बहुत समय से कॉन्स्टिपेशन रहने लगा है, या एकदम से लगातार 6-7 दिन लूज मोशन हो रहे हैं, तो इन चीज़ों को इग्नोर ना करें। एक बार गैस्ट्रो के डॉक्टर या मेडिसिन के जनरल फिजिशियन से एक बार कंसल्ट जरूर करें। हो सकता है आगे कुछ जांचें करनी पड़े और वो हो सकता है कैंसर की अर्ली स्टेजेस में पता चल जाए। इसके बाद हम बात कर रहे थे प्रोस्टेट कैंसर की। प्रोस्टेट का कैंसर, ये ग्रंथि हर आदमी में होती है। 50 की उम्र के बाद में ये बढ़ने लगती है, और मूलतः 60 के आसपास के जो उम्र के लोग होते हैं वो कभी कभी शिकायत करते हैं कि हड्डी में दर्द हो रहा है, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, चलने में दिक्कत हो रही है, और तब पता चलता है कि वो प्रोस्टेट की ग्रंथि में कैंसर था जो कि हड्डियों में पहुंच गया है। इसके लिए अलग से कोई प्रिकॉशन तो नहीं है प्रोस्टेट कैंसर की पर्टिकुलर बात करें, पर यह है कि अगर प्रोस्टेट की समस्या हो गई है तो बीच बीच में डॉक्टर से चेकअप कराते रहें। कभी कभी होता है कि अर्ली स्टेज में पता चल जाता है कि वो ग्रंथि में जो चेंजेस हो रहे हैं वो नॉर्मल प्राकृतिक चेंजेस नहीं हैं, वो एबनॉर्मल मैलिग्नेंट चेंजेस हैं। पेशेंट हर बार यही बताएगा कि हमें पेशाब जल्दी जल्दी आती है, हमें बार बार पेशाब जाना पड़ता है, और अगर रीढ़ की हड्डी में दर्द साथ में हो रहा है और वो बढ़ रहा है तो ये एक पहला खतरे का निशान हो सकता है। इसको डेंजर साइन बोलते हैं। इसके अलावा और ज़्यादा तरीके नहीं है प्रोस्टेट कैंसर को एक आम आदमी को नॉर्मल दिनचर्या में पता करने के।
हर कैंसर का ट्रीटमेंट उसकी स्टेज के अनुसार डिसाइड होता है। साथ में ये भी देखना पड़ता है कि जो भी मरीज है उसकी कदकाठी कैसी है, उसको साथ में और क्या बीमारियां हैं, क्योंकि आजकल डायबिटीज़, हाइपरटेंशन बहुत कॉमन है, तो ये उसका डायबिटीज़ कंट्रोल कैसा है, बीपी कैसा चल रहा है, और कोई समस्या तो उसको पहले से नहीं चल रही है। ये सारी चीज़ों को एक साथ मिला करके डिसाइड होता है कि स्टेज वाइज उस मरीज के लिए क्या ट्रीटमेंट प्लान किया जा सकता है। ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं सर्जरी के। ज़्यादातर जो अर्ली स्टेज के कैंसर होते हैं उनमें हम सर्जरी प्रेफर करते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है कीमोथेरेपी का। ये हम सर्जरी के साथ या उसके पहले या उसके बाद, तीनों के साथ में हम प्लान करते हैं, डिपेंड करता है क्या स्टेज है और मरीज की क्या स्थिति है। तीसरा ऑप्शन है रेडिएशन का। रेडिएशन भी हम सर्जरी के बाद या कीमोथेरेपी के साथ या उसके बाद हम मरीज की या स्टेज के हिसाब से डिसाइड करते हैं क्या प्लान कर सकते हैं। मुंह के कैंसर के लिए कोशिश ये होती है कि अगर ऑपरेट करके हटा सकें तो ज़्यादा बेटर है। साथ में फिर प्लास्टिक सर्जरी के साथ में मिलकर रिकंस्ट्रक्शन भी करवाया जा सकता है। गले के कैंसर में आवाज़ के जाने का खतरा रहता है, इसलिए कोशिश करते हैं कि सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडिएशन और कीमोथेरेपी को प्रेफर करें, ताकि अगर जो वॉइस बॉक्स बोलते हैं लैरिंग्स, वो प्रिजर्व रह सके। लंग्स के कैंसर में डिपेंड करता है, अगर कैंसर लंग्स तक ही सीमित है तो ऑपरेशन कराना बेटर ऑप्शन है। अगर फैल गया है तो हमें रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के बारे में सोचना पड़ेगा। आंतों के लिए ऑपरेशन कराना ही पड़ता है और उसके बाद में कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जैसा स्टेज हो उस पर डिसाइड होती है। और प्रोस्टेट कैंसर के लिए था रेडिएशन, कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी और सर्जरी, ये चारों ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इनसे प्रोस्टेट कैंसर के मरीज आपस नॉर्मल जिंदगी कंटिन्यू कर सकते हैं। कैंसर प्रोन रिस्क फैक्टर्स सर, एक तो आज की डेट में हर आदमी प्रोन है। एड ऑन फैक्टर्स, जिसके घर में अगर पुरानी हिस्ट्री है कि उनके घर में लोगों को कैंसर रहा है, तो कुछ कैंसरों के लिए स्क्रीनिंग जांचें होती हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, लंग कैंसर है, आंतों का कैंसर है। इनके लिए हमारे स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स, गाइडलाइंस बनी हुई हैं कि हर 5 साल में, हर साल में आपको एंडोस्कोपी करानी है, ब्रेस्ट के लिए मेमोग्राफी करानी है। ये करके आप हर समय अपने आप को जांच करवा सकते हैं और कैंसर अर्ली स्टेज में आपकी बॉडी में पता चल सकता है। दूसरा, जो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, ये बातें आती हैं, इनमें अगर कंट्रोल करें या बंद कर सकें, फास्ट फूड जो है इनको कम से कम यूज़ करें, बंद कर सकें तो बहुत बेहतर, तो आपके कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। साथ में खान पान में जो सात्विक नॉर्मल खाना होता है, घर का बना ताज़ा, वेजिटेबल्स ज़्यादा लें, फाइबर डाइट ज़्यादा बढ़ाएं, तो हम बोलते हैं कि कोलोन कैंसर के चांसेस कम हो सकते हैं। होगा ही होगा कहीं नहीं लिखा था, ठीक है, ये चीज़ पक्की है कि होगा ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है। पर हाँ, एक नॉर्मल आदमी के कंपैरिजन में जिसके घर में ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, जिसके घर में हिस्ट्री है, वो ज़्यादा रिस्क पे है। प्रिकॉशन अलग से कोई नहीं है, बस यही चीज़ें हैं जो सारे लोगों के लिए कॉमन है। बस ये है कि जैसे कुछ कैंसर हैं, ब्रेस्ट कैंसर, आंतों का कैंसर, लंग कैंसर, इनके लिए स्क्रीनिंग के प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं कि 35 से 40 साल की उम्र के बाद में आपको एक बार मेमोग्राफी करानी है, यूएसजी करानी है, स्क्रीन लो डोज सीटी स्कैन होता है लंग्स के लिए, वो कराना है। प्रोस्टेट का होता है कि हमें बार बार सोनोग्राफी या एक्सरे कराना है। इन सब से हम इन्हें फॉलो कर सकते हैं कि जब वो कैंसर पनपे हमें जल्दी से जल्दी पता चल जाए, हम उसका ट्रीटमेंट कर सकें। मुंह के कैंसर के लिए स्क्रीनिंग सर अपने आदमी खुद से कर सकता है। सबसे पहले तो ये कि मुंह की कितना मुंह खुलता है, जबड़ा कितना खुलता है, उंगली से आप खुद टेस्ट कर सकते हैं। अगर ये लगे कि यहाँ पे फाइब्रोसिस हो रही है, मुंह कम खुल रहा है, तो ये पहला डेंजर साइन है कि आपको ध्यान देना चाहिए कि भाई मुंह में कोई दिक्कत आ रही है। हर आदमी का सर देखिए एक बेसिक अपना नॉर्मल होता है, क्योंकि जबड़ा किसका कितना खुलता है, किसकी चर्बी कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। पर फिर भी 3 उंगलियों से अगर किसी का मुंह ज़्यादा खुल रहा है या 3 उंगलियां आराम से जा रही हैं, तो ये एक नॉर्मल है। विद टाइम जो लोग तंबाकू ज़्यादा खाते हैं या सुपारी ज़्यादा खाते हैं, उनका मुंह 2 उंगली, कभी कभी 1 उंगली, कभी कभी उससे भी कम, या कोई छाला है जो बहुत समय से बना हुआ है, ठीक नहीं हो रहा है, उसमें से खून रिस रहा है, या कोई डेंचर लगा हुआ था, दांतों का ट्रीटमेंट हुआ था, तो आपको एक बार डेंटिस्ट को या ईएनटी वालों को कंसल्ट करना है। सर पहली चीज तो ये कि एक तो कैंसर लाइलाज, सबसे पहले मिथ कि अब तो मरीज को जाना ही है। तो उसमें मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि जो स्टेज वाइज क्लासिफिकेशन बना है कैंसर का,
अगर कैंसर पहले पता चल गया तो मरीज पूरी तरह ठीक हो जाएगा और नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। हाँ, लास्ट स्टेज का कैंसर आता है तो ऑब्वियसली बात है उसकी लाइफ थोड़ी कम हो जाती है। दूसरा, कीमोथेरेपी से मरीज बीमार हो जाता है, ठीक नहीं हो पाता। तो देखिए, हर दवा के कुछ ना कुछ प्लस इफेक्ट होते हैं, कुछ ना कुछ माइनस इफेक्ट होते हैं। कीमोथेरेपी क्योंकि जो सेल में डिवाइडिंग सेल्स हैं उनमें काम करती है, तो वो नॉर्मल सेल्स को भी मारेगी और जो एबनॉर्मल सेल्स हैं उनको भी मारेगी। तो अगर आपको रिस्पांस चाहिए है कि एबनॉर्मल कैंसर के सेल कम हो जाएं या खत्म हो जाएं, तो थोड़े बहुत साइड इफेक्ट झेलने पड़ेंगे। तो अब उनको प्लस माइनस करना ही हमारा काम रहता है और उसी के बेसिस में ट्रीटमेंट प्लान होता है। तीसरा एक होता है रेडिएशन के लिए, कि रेडिएशन में जला देते हैं, स्किन काली पड़ जाती है कभी कभी, ये बात सच है। पर उसका ट्रीटमेंट का तरीका ही ये है कि उस पेरीफेरी में जहां ऑपरेशन हुआ है या जहां हम कैंसर सस्पेक्ट कर रहे हैं उसमें जो भी सेल्स हैं, एबनॉर्मल सेल्स हैं, उन्हें मार दिया जाए। तो थोड़े बहुत साइड इफेक्ट बनेंगे पर इफेक्ट हमें मिलेगा तो कैंसर से जान बचेगी। गांठ हो गई है तो जब तक पता ना चल जाए कि वो कैंसर नहीं है तब तक उसका टेस्ट होना जरूरी है। वो टीबी की भी हो सकती है, वो नॉर्मल इन्फेक्शन भी हो सकता है, पर जब तक वो कंफर्म ना हो जाए कि कैंसर नहीं है तब तक उसके टेस्ट होने जरूरी हैं आज की डेट में। कि जो लाइफस्टाइल लोगों की चल रही है, जो पॉल्यूशन लेवल चल रहा है, जो खाने में मिलावट चल रही है, जो खान पान का तरीका चल रहा है, आज की डेट में ये जो बुकिश नॉर्म्स हैं कि इस एज ग्रुप में ये कैंसर कॉमन होता है, अब आजकल ऐसा होता नहीं। किसी भी मरीज को कोई भी एज ग्रुप में कोई सा भी कैंसर हो सकता है। हमारे पास में 35 साल 30 साल की महिलाएं भी हैं जिनमें बाकी तरह के कैंसर हैं और 60 साल में भी वो बीमारी निकल के आती है। मैं सिर्फ इतना ही मैसेज देना चाहूंगा कि जो भी आप गूगल करके देख सकते हैं, डेंजर साइंस ऑफ कैंसर टाइप करेंगे आपको कुछ लक्षण मिलेंगे। उन लक्षणों को में अगर आपको कोई भी लक्षण अपनी बॉडी में दिखता है, मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं, अगर मुंह में कोई छाला बहुत समय से बना हुआ है जो ठीक नहीं हो रहा है, उससे खून रिस रहा है, कोई भी शरीर में गांठ बनी हुई है जो आपको ऐसा लग रहा है कि ये पहले नहीं थी, एकदम से बन गई है और अब बढ़ रही है, या बहुत समय से ऐसी ही पड़ी हुई है, उसको भी छोड़ना नहीं है। तीसरा, आपकी जो आंतों की चाल थी, अगर बहुत समय से कॉन्स्टिपेशन है या एकदम से लूज मोशन हो रहे हैं, जो आपकी डेली रूटीन हैबिट थी लेटरिन की वो बदल चुकी है, या लेटरिन के रास्ते खून आता है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। और इसमें एक चीज और, अगर एकदम से ऐसा हो रहा है कि आपका वजन कम होने लगा है, उसको बोलते हैं अनइंटेंशनल वेट लॉस। लोग कोशिश करते हैं हम चले फिरे वजन कम हो, पर अनइंटेंशनल वेट लॉस हो रहा है पिछले 6 महीनों में। रात में ऐसा हो कि बहुत पसीना आता है, बीच बीच में कभी बुखार आता है, कभी बुखार नहीं आता है, या हरारत कंटिन्यूस बनी रहती है, तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें।